Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our discussion on newspaper, where we are reading an article for keeping answer writing in mind, we have come up with another news article. This is again from The Hindu, dated 18th of June. I'll read out the news for you. India increased its nuclear warhead count to 180 in 2024, SIPRI report. Now, why we have chosen this article specifically is because आप जब पेपर पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है इसको आप स्किप कर दें, आपको लगे कि ठीक है सिप्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ, इसमें कुछ इतना खास नहीं है. बट कभी कभी ऐसी न्यूज से भी हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IR कवर हो रहा है, सिक्योरिटी के डायमेंशंस, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी और एक नई थ्योरी जो है न्यूक्लियर आर्म रेस. इसी न्यूज़पेपर में दैट इज डेटेड 18th ऑफ जून एक एडिटोरियल भी आया है, थर्ड फेज ऑफ न्यूक्लियर. एंड एनीवेज जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैसे? इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है कि ईरान को बोला गया आप कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए. यूएस ने कहा यू कैन नॉट बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. ठीक है, वील डिस्कस दिस इशू इन डिटेल. एक बार थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेते हैं. नियरली ऑल ऑफ द 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, तो इससे हमें सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा बहुत डेटा मिल रहा है, including India and Pakistan, continued intensive nuclear modernization program in 2024, upgrading the existing weapons and adding new versions. The Stockholm International Peace Research Institute. अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हमें पहले प्रीलिम्स के, वो भी मैं बता देती हूँ पॉइंटर्स. 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसी आर्टिकल में दिया हुआ है. आगे कौन सी है वो? US, रशिया, फ्रांस, UK, इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, इजराइल एंड चाइना. तो देयर आर दीज 9 कंट्रीज, जिसमें से पहली US, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना. ये क्या है? P5. अब ये परमानेंट 5 जो यूनाइटेड नेशन में कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? वो यहीं से आया था कि जो फर्स्ट फेज एक हम कह सकते हैं उसमें सबसे पहले ये 5 कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बनाया. ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गई. इन्होंने बोला अब हमने तो बना लिया है, हम किसी और को बनाने नहीं देंगे. ठीक है, इस पॉलिसी को बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी वे में देखा गया. इवन इंडिया को लगा ये क्या तरीका होता है कि आपने बना लिया हम नहीं बना सकते, वी विल ऑल्सो बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी. तो इंडिया ने भी क्या करा, एक टेस्ट करा और इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया. बट उसके बाद इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए. राइट? फिर एक के बाद एक इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, इजराइल, ये 4 और नेशंस ने अराउंड सेकेंड फेज हम बोल सकते हैं इसे. तो अब टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं. पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं. सेकंड क्या है यहाँ पे? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अ ग्लोबल थिंक टैंक ने ये बोला है, ये उसका ही सारा डेटा है. अब सिप्री के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. नाम से ही क्लियर है, स्टॉकहोम मतलब कहाँ की बात हो रही है? स्वीडन. अब जब भी आप कुछ ऐसा देखें ना, थोड़ा बहुत साथ साथ मैपिंग भी करते रहिए. तुरंत स्वीडन के पास देख लीजिए कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे डायमेंशंस कवर होते जाते हैं. अब सिप्री की रिपोर्ट है, ऑब्वियसली एक हम एक्सेप्टेबल रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट है. सिप्री क्या करता है, किस कंट्री ने कौन कौन से वेपन्स बनाए, सारा डेटा बरी खाता सिप्री के पास होता है. अब सिप्री के पास ये आता कहाँ से है ना? तो अब हम बता देंगे क्या, इंडिया फॉर एग्जांपल बता दें कि हमारे पास 500, 600, 700 वॉट एवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स वी आर हैविंग. नो कंट्री विल ओपनली टेल कि उसके पास कितना कितना वेपन्स है. बट इन लोग के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, जिससे ये एक एस्टिमेट बताते हैं कि अराउंड इतना अप्रोक्सीमेटली होगा. और जो ये बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल है सिप्री की जो रिपोर्ट है, दैट इज अ वेरी एक्सेप्टेबल रिलायबल रिपोर्ट. उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सो इन कंटिन्यूएशन, India is believed to have once again slightly expanded its nuclear arsenal in 2024. तो exactly किस बारे में बात हो रही है? ये हो रही है कि भाई ये जो 9 कंट्रीज हैं ये अपना जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स है इसको बढ़ा रही हैं. ठीक है, और इसमें इंडिया ने भी बढ़ाया है. काउंट भी दे रखा है, उस पर भी आएंगे. कंटिन्यू टू डेवलप न्यू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम. इंडियाज न्यू कैनिस्टर्ड मिसाइल्स
which can be transported with mated warheads can be capable of carrying nuclear warheads during the peace time. अब इसको समझिए, बेसिकली न्यूक्लियर की थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए. क्या होता है, न्यूक्लियर में वॉरहेड होते हैं जिसको कैरी करने के लिए मिसाइल्स बनाई जाती हैं. ठीक है, अब ये मिसाइल्स का कंसेप्ट भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जब देखा गया कि भाई न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो मिसाइल्स कैरी करी, तो बहुत ज्यादा मिसाइल्स बनने लगी. मिसाइल्स भी अलग अलग टाइप की बनने लगी. एक बनने लगी कौन सी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. नाम से ही क्लियर है कि ये इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है. और अब क्या हो रहा है, और ज्यादा रेंज की और ज्यादा मिसाइल्स बन रही कि इस वॉरहेड को ज्यादा ज्यादा कैरी किया जा सके. इसी के बारे में बात की जा रही है. अब कैनिस्टर्ड मिसाइल्स इजीली जो ट्रांसपोर्टेबल हो सके, है ना, इंडिया भी अपना उस पर ही काम कर रहा है. मल्टीपल वॉरहेड्स ऑन ईच मिसाइल वंस दे बिकम ऑपरेशनल. अब ये मल्टीपल, पहले क्या है, एक वॉरहेड एक मिसाइल पे है. ठीक है, मतलब वॉरहेड क्या हो गया, एक तरह से जो भी उसका लोड डिलीवरी वाला सिस्टम है. अब मल्टीपल वॉरहेड में ना एक टेक्नोलॉजी आती है, दैट इज MIRV. इंडिया इस पे काम कर रहा है. अब ये कहीं भी पॉपअप हो सकता है टर्म, है ना, तो इसके बारे में पता होना चाहिए. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, मतलब एक ही मिसाइल पे मल्टीपल वॉरहेड्स रखे जा सकते हैं. तो इन शॉर्ट ये सारा आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है कि भाई यहाँ पे सारी कंट्रीज जो हैं वो कुछ भी बोले, बट वो अपना अंदर ही अंदर सारा न्यूक्लियर वेपन्स जो उसका है इन्वेंट्री हो गई, जितने भी वॉरहेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं. अब इससे रिलेटेड एक बैकड्रॉप है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है. तो सी, यूएस ने ईरान पे बोला है कि कंप्लीट सरेंडर करना है आपको, यू कैन नॉट डेवलप न्यूक्लियर एज मेंशन्ड. इसके पहले क्या क्या हो चुका है, यूएस अलॉन्ग विद जर्मनी एंड कंट्रीज, इन्होंने ईरान के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया गया था. बट ये बोला जा रहा था कि ये अग्रीमेंट सिर्फ एक दिखावाबाजी है और ईरान अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन रहा है. यूएस ने कहा तो बहुत गलत बात है. ठीक है, यूएस ने भर भर के सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर. ईरान तब भी नहीं माना. ईरान अभी भी ये न्यूज़ है कि भाई वो अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लगे हुए हैं. तो जब सैंक्शंस भी काम नहीं आए तो ये यूएसए ने बोला कि भाई ऐसा है, अब हम ना आप एक मिलिट्री एक्शन लॉन्च कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इजराइल. ठीक है, ये मेंशन होते ही इजराइल को तो एक हरी झंडी मिल गई. इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे. तो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका बैकड्रॉप मेनली क्या है, न्यूक्लियर सैंक्शंस. अब इसके बारे में दो डिबेट्स हैं यहाँ पे जो हमें पढ़नी है. सबसे पहले क्या पढ़ना है कि भाई जो ये P5 कंट्रीज हैं, ये जो दादागिरी करती हैं, ये कहती हैं कि हमने न्यूक्लियर बना लिया, हम किसी और को नहीं बनाने देंगे. बाकी सारे नेशंस उसको एक डिस्क्रिमिनेटरी मेजर की तरह देखते हैं. ऑब्वियसली इंडिया ने भी जब इस पर बनाया, इस पर सैंक्शंस लगे. ठीक है, अफ्रीकन नेशंस हैं, बहुत सारे साउथ अमेरिकन हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी न्यूक्लियर वेपन हो. क्यों? क्योंकि कंसीडरिंग द प्रेजेंट टाइम्स इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है, हर कंट्री चाहती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए टू यूज इट एज अ डेटरेंस. अ वेरी की वर्ड इज डेटरेंस. ठीक है, पहला तो ये हो गया कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है. सेकेंडली ये है कि जो यूएस कहता है हम 5 ठेकेदार जो हैं हम तो बहुत सही हैं, बट बाकी पूरी दुनिया वाले गैर जिम्मेदार हैं. अब इस टॉपिक पे भी पढ़ने की बहुत जरूरत है. कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको गैर जिम्मेदार सच में है. फॉर एग्जाम्पल ईरान की बात की जाए, ईरान को क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि ईरान ना बहुत सारे प्रॉक्सी वार्स को सपोर्ट करता है, मतलब कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं. अब ये टर्म्स मैं क्यों बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, बिकॉज आप जब इस टॉपिक पे बात करेंगे आपको एग्जैक्टली यही टर्मिनोलॉजी का यूज करना है. कोई ऐसे नहीं लिख देना कि ऐसी मन के अकॉर्डिंग, नहीं, आपको एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट्स लिखने होंगे कि ईरान जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स को सपोर्ट कर रहा है. एंड इफ इट विल बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट देन इट कैन ट्रांसफर इट टू द नॉन स्टेट एक्टर्स विच विल बी लीथल फॉर द होल वर्ल्ड. ठीक है, इसी कंटिन्यूएशन में आता है पाकिस्तान. अब यूएसए से एक शिकायत तो हमेशा रहती है, इंडिया ने जब टेस्ट करा सैंक्शन लगा दिए, इंडिया के बारे में बोलते नहीं बनना चाहिए था, बट पाकिस्तान पे यूएस कभी कुछ नहीं बोलता है. तो पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, है ना. अब इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है जो बताता है पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार है और इंडिया रिस्पॉन्सिबल स्टेट है? इंडिया कभी भी नहीं बोलता है कि वी विल इनिशिएट अ न्यूक्लियर अटैक, बट पाकिस्तान क्या कहते हैं, हम एटॉमिक मुल्क हैं, हम एटॉमिक मुल्क हैं, है ना. हमेशा ही एक धमकी आ जाती है कि हम एक एटॉमिक मुल्क हैं. और यही नहीं, ये भी कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इंडिया के स्पेशली जो नेबर्स हैं, जैसे हो गया नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, पाकिस्तान बोलता है कि हम उनको भी ट्रांसफर करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक मुल्क है, इंडिया को पूरी तरफ से घेरने के लिए. अब ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो
P5 बोलता है कि भाई गैर जिम्मेदार, लेकिन पाकिस्तान का वो तो जिक्र नहीं करते, बट सच्चाई यही है कि ये चीज पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, राइट? Now, this was the first debate about the discrimination. Yes, there are certain states जो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना होते हैं, बट जो ये P5 की दादागिरी है कि हम ही ठेकेदार हैं न्यूक्लियर के, ये भी गलत है. Why? Because other states like India, Pakistan, Korea, Israel, they have also developed. अब ये P5 का क्राइटेरिया जो परमानेंट सीट का है वो तो फिर कैंसिल ही हो जाना चाहिए. अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, या जिसको कहते हैं कि डराने वाला स्टेट है, वो है कोरिया. कोरिया क्या कहता है? कोरिया कहता है हमारे पास तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि हमको घर बैठे ही, वी वोंट इवन नीड टू लॉन्च इट, हमको मिसाइल ले जानी नहीं छोड़नी, हम घर बैठे ही यूएसए पे या कहीं पे भी हमला कर सकते हैं. सो अ थ्रेट इज ऑलवेज पोज्ड बाय कंट्रीज लाइक कोरिया, पाकिस्तान एंड ईरान. अगर इनके पास पाकिस्तान, कोरिया ऑलरेडी न्यूक्लियर है, अगर ईरान भी हो जाएगा तो वो भी इसी कंटिन्यूएशन में आ जाएगा. कंपेयर टू दिस, अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, तो इंडिया हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है. ये आर्ग्यूमेंट सब कहाँ लिखेंगे? एक मेंस आंसर में, ऐसे में कहीं आ जाता है. बहुत सारे डायमेंशन है जिसमें आपको यही डिबेट पे लिखना पड़ेगा. पहला, हमें ये भी बताना है जो P5 डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि गैर जिम्मेदार, तो हाँ कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं, बट जो इंडिया है दैट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिबेट विच इज अबाउट द न्यूक्लियर आर्म रेस. तो पहले तो जो नए नेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि बनने देना चाहिए नहीं बनने देना चाहिए. फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टेट्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, ठीक है, उनमें एक रेस चल रही है कि वो अंदर ही अंदर अपना इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं. लेट्स कम बैक टू द न्यूज फर्स्ट. इसमें क्या लिखा गया है? पाकिस्तान ऑल्सो कंटिन्यू टू डेवलप new delivery system and accumulated the fissile material in 2024, suggesting that its nuclear arsenal might expand over the coming decade. ठीक है, तो पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर रिलेटेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, थ्रेट भी है इससे. अब दिस शुड एक्ट एज अ स्टार्क वार्निंग फॉर द स्टेट सीकिंग टू इंक्रीज. अब ये आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि दिस मस्ट एक्ट एज अ वार्निंग और हमें कोई ना कोई एक ट्रीटी करनी चाहिए. कमिंग कॉल फॉर कॉशन. सिप्री कहता है इंडिया, अब इसने कुछ डेटा दे रखा है कि इंडिया ने क्या करा, पहले 172 वॉरेट्स थे, अब 180 हैं. पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के पास 170 है, यूएस के पास 1770 डिप्लॉयड है एंड 1930 स्टोर्ड वॉरेट्स है. अब डिप्लॉयड और स्टोर्ड वॉरेट्स में क्या डिफरेंस होता है? डिप्लॉयड आप उनको समझ लीजिए कि आपने बस एक बटन दबा दिया एंड डन, ठीक है. स्टोर्ड वॉरेट्स क्या है? जो अपने गोडाउन में एक तरह से होता है ना, कोल्ड स्टोरेज टाइप में, वहां पे रखे हुए हैं. तो डिप्लॉयड 1770 यूएस के हैं, और ये इसको फिगर्स पे नहीं जाना है, बस आपको समझना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है न्यूक्लियर. यूएस का हमने देख लिया. While its inventory stands at 5177 in 2025 with 5328 in 2024, रशिया का भी यहाँ पे 1718 कुछ इसके डिप्लॉयड है, 2591 स्टोर्ड है, इन्वेंट्री इज दिस. तो इन टोटल 12240 में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? रशिया एंड यूएसए का. ठीक है, ये एक बस इतना सा हमें ट्रेंड इसका एनालिसिस करना, और कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है. अब विच इज इंपॉर्टेंट है इज द रिपोर्ट ने जो भी बताया कि नो न्यू अग्रीमेंट इज रीच टू कैप देयर स्टॉक. तो रिपोर्ट इज एम्फेसाइजिंग कि देयर इज अ नीड ऑफ अ न्यू अग्रीमेंट. ठीक है, फिर missiles might increase after the expiry of the bilateral treaty on measures for the further reduction and okay, यहाँ पे बात करी गई है एक ट्रीटी की, न्यू स्टार्ट ट्रीटी. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑलरेडी 2011 अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो इस पे एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पहले ही आ चुका है. अब ये ट्रीटी के बारे में हमको थोड़ा जानना जरूरी है. ये एक्सपायर भी होने वाली है, कब लैप्स होने वाली है? 2026 में. तो एक डिबेट क्या हो सकती है कि क्या कोई ऐसी न्यू ट्रीटी की रिक्वायरमेंट है जो इस न्यूक्लियर रेस को रोक सके, है ना? तो एग्जैक्टली क्या ये ट्रीटी है? न्यू स्टार्ट, पहले इसका थोड़ा सा और हमें बैकग्राउंड जानना पड़ेगा. ये सारी चीजें ना आप डिबेट में लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मेंस आंसर में आपको जस्ट एमसीक्यू टिक नहीं कर देना है, यहाँ का प्रीलिम्स का कंटेंट भी मिल रहा है, बट मेंस में आपको इस डिबेट पे ही आंसर करने को हो सकता है. नाउ सी, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं, यूएस और उस टाइम का अर्स्ट वाइल जो यूएसएसआर था, उसने 1991 में ये स्टार्ट ट्रीटी को साइन करा था. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू कैप द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स. ठीक है, इन्होंने एक कैप रख दिया था कि भाई 6000 वॉरहेड और मैक्सिमम 1600 मिसाइल्स.
दैट्स इट, ये कैप को कोई भी ब्रीच नहीं करेगा। यूएस एंड रशिया के बीच में ये बात हुई थी। दिस वाज साइंड इन 1991, इट केम इनटू फोर्स इन 1994 एंड इट लैप्स्ड इन 2009, दैट इज 2009। फिर 2010 में वापस इसको न्यू स्टार्ट के नाम से रीन्यू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर देता है, और ये होते ही रशिया कहता है हम इस ट्रीटी को तो अब नहीं मानते, है ना। अब ये ट्रीटी भी 2026 में एनीवेज एंड होने वाली है, तो इट्स गोइंग टू बी फ्यूटाइल इन द अपकमिंग ईयर। तो द सिप्री रिपोर्ट इज वार्निंग दैट इज देयर अ नीड ऑफ अ न्यू ट्रीटी टू स्टॉप दिस ऑनगोइंग रेस। तो इफ वी क्विकली रिकॉल दिस होल टॉपिक, हमने आज क्या क्या डिबेट के पॉइंट्स देखे जो हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। पहला कि डिस्क्रिमिनेटरी है पॉलिसी ऑफ P5 या नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज कौन से हो सकते हैं वर्सेस इररिस्पॉन्सिबल, इसमें हम इंडिया का हमेशा स्टैंड रखेंगे। इंडिया के बारे में जितना भी आप न्यूक्लियर डिप्लोमेसी उसको पढ़ेंगे, नो फर्स्ट यूज, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। देन वील कम टू द 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, और अब कौन सा नया टॉपिक इन पे आ गया है, न्यूक्लियर आर्म रेस में लगे हुए हैं, जिस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस रेस को रोकने के लिए शैल देयर बी एनी ट्रीटी। दिस कैन बी एन अपकमिंग क्वेश्चन। अब इस कंटेक्स्ट में आपको क्या क्या और पढ़ना हो सकता है, इससे रिलेटेड CTBT जितनी भी ट्रीटीज हैं, ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाल में ही इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तान अगेन एटॉमिक मुल्क है, धमकियां देते रहते हैं। फिर इजराइल और ईरान में भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका जो कोर है दैट इज अगेन न्यूक्लियर। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो एक नया एंगल है बिकॉज ऑफ द सिप्री रिपोर्ट कंपाइल्ड विद वट एवर डेटा यू हैव, जितनी भी प्रीवियस ट्रीटीज हैं, वट एवर मैकेनिज्म्स आर इन प्लेस, एक बार पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर एंड आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे एक टॉपिक से हम मल्टीपल डिबेट्स को आंसर कर सकते हैं। वील बी कमिंग अप विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो सुपर सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।